जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के 25 साल और क्या बदल गया बल। वो दिग्गज नेता जिन्हें कभी पहाड़ ने जन्म दिया, आज वही नेता पहाड़ से मुंह मोड़ चुके हैं बल। क्या वजह है कि इस खूबसूरत प्रदेश का पहाड़ उन्हें भाया नहीं? क्या उनकी नीतियों ने पहाड़ का भरोसा खो दिया या कुछ और है मसला? इस पलायन के पीछे की वजह आज मैं खोलूंगा उत्तराखंड के राजनीतिक परिदृश्य की ये गहरी कहानी की परत। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, खबर बेहद अहम है, इसलिए अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। कैसे अपने उत्तराखंड के बीते 25 साल सिर्फ सवाल बनकर रह गए, सब बताऊंगा आपको। दोस्तों, पलायन पर चिंता जताने वाले हमारे नेता अक्सर खुद ही पलायन का रास्ता अख्तियार करते हैं, रास्ता अपनाते हैं। बात मैदानी जिलों में आशियाना तलाशने की होती है, फिर अपने राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाने की होती है। हर मामले में नेताओं की करनी उनकी कथनी से इतर नजर आती है। उत्तराखंड में पलायन पर चिंता जताने वाले माननीय हमारे ऐसे नेताजी, इनकी भरमार है बल, जिन्होंने पहाड़ी मूल को छोड़कर मैदानी सियासत पर भरोसा किया। दोस्तों, उत्तराखंड में राजनीतिक परिदृश्य पर नजर दौड़ाइए आप, तो एक दिलचस्प चीज निकल कर सामने आएगी। आप देख रहे होंगे 25 साल का उत्तराखंड, 25 साल का उत्तराखंड, हर कोई नेता, विपक्ष वाले अपने तरीके से, पक्ष वाले अपने तरीके से। लेकिन इन 25 सालों में जो खबर मैं लेकर आया हूं, उनमें इन नेताओं का कारनामा देखिए, कैसे अवसरवादी होते हैं, मौकापरस्त होते हैं, वो बताऊंगा आपको। चुनौतीपूर्ण तस्वीर उभरती है इनके इस कृत्य से, ऐसे काम से। ये तस्वीर केवल आम जनता के पलायन तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि उन नेताओं तक फैली हुई है जो वर्षों से, सालों से इस खूबसूरत पहाड़ी प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। पलायन पर चिंता जताने वाले कई बड़े बड़े नेता खुद ही मैदानी जिलों की ओर रुख करते नजर आते हैं या कर चुके हैं। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड के नेताओं के पलायन का इतिहास उतना ही पुराना है बल, जितना राज्य की स्थापना का है। राज्य के पहले दशक से ही देखा गया कि कई दिग्गज नेता जो पहाड़ से ताल्लुक रखते थे, राजनीतिक करियर को, अपने भविष्य को देखते हुए आगे बढ़ने के लिए मैदानी जिलों का रुख कर गए। और इसका प्रभाव केवल राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर भी महसूस किया गया। दोस्तों, हरीश रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत इस मामले के प्रमुख उदाहरण हैं। अब देखिएगा, सिलसिलेवार तरीके से आपको नाम बताऊंगा। हरीश रावत मूल रूप से अल्मोड़ा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने कुमाऊं की मैदानी सीटों से लेकर गढ़वाल में हरिद्वार जैसे मैदानी जिलों तक राजनीतिक आधार बनाने का प्रयास किया। ये आपने सब ने देखा होगा। आप तो वो बस गाड़ गधेरों की बात करते हैं, गेठी का स्वाद लेते जरूर हैं, लेकिन पहाड़ में रहकर नहीं, कभी कभार जाते हैं घूमने। दोस्तों, हरीश रावत के इस कदम ने यह साफ कर दिया कि राजनीतिक अवसर और प्रभाव बढ़ाने के लिए मैदानी जिलों में राजनीति करना ज्यादा फायदेमंद है। सियासत फायदा देखती है दोस्तों। इतना ही नहीं, ये बात हो गई कांग्रेस की, अब थोड़ा बीजेपी की तरफ रुख करिए। हरीश रावत की तरह ही बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी जिले के मूल रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं, लेकिन उन्होंने पहले देहरादून के डोईवाला और फिर हरिद्वार लोकसभा सीट से अपने राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाया। यानी पहाड़ छूट गया, पौड़ी छूट गया। दोस्तों, ये भी साफ उदाहरण कि नेताओं की प्राथमिकता हमेशा अपने मूल क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती। आम लोगों का क्या कहना, आम लोग क्या क्या, उनको तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हम सब जानते हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज। लेकिन नेता ही नहीं बचे, नेता ही नहीं रहे, नेता ही पलायन कर गए, तो फिर जनता तो फिर बात ही क्या करनी। आम जन का पलायन समझा जा सकता है दोस्तों, समझ में आता है दोस्तों, लेकिन नेताओं ने भी कैसे अपने आप को सेट किया है, वो ये रिपोर्ट बता रही है कि विजय बहुगुणा और उनके परिवार ने इस प्रवृत्ति को कैसे आगे बढ़ाया, वो ये रिपोर्ट बता रही है। दोस्तों, पौड़ी जिले के बुघाड़ी गांव के रहने वाले विजय बहुगुणा ने टिहरी लोकसभा से राजनीति की शुरुआत की थी। विरासत में ली राजनीति, हाँ, पिताजी तक ठीक था, वो पहाड़ तक सीमित थे उत्तर प्रदेश के दौर में, लेकिन बाद में मैदानी सीट पर सितारगंज से विधायक बनकर अपनी राजनीतिक जड़ें विजय बहुगुणा ने फैलाई। और इतना ही नहीं, विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा ने भी इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ा। वर्तमान में धामी सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री। यानी पिताजी छोड़ आए पहाड़, तो बेटे ने भी छोड़ दिया पहाड़।
अब करते हैं बात पहाड़ की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो कुछ नाम हैं, जो इसी तरह कई अन्य नेता भी हैं जो मैदानी जिलों की ओर रुख कर चुके हैं दोस्तों। हरक सिंह रावत अपने बयानों और पहाड़ी लोगों के लिए अक्सर आवाज बनते हैं। अपनी मूल विधानसभा सीट को छोड़कर कोटद्वार और रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़े। दोस्तों, ये प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो मैंने आपको बताया, चाहे उसमें हरीश रावत हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत हो। ये वो नाम जो अपना मूल निवास छोड़कर, अपना पहाड़ छोड़कर इन्होंने शिफ्टिंग की अपने फायदे के लिए। विजय बहुगुणा, कुछ नाम आगे और बताने जा रहा हूं दोस्तों। एक नाम और जोड़ता हूं, आप समझिएगा इसको। रमेश पोखरियाल निशंक पौड़ी के मूल निवासी हैं। पौड़ी से तो भरमार है पूर्व मुख्यमंत्रियों के नेताओं की, लेकिन पौड़ी में कोई नहीं। सब हरिद्वार या देहरादून, हो सकता कोई ऋषिकेश में हो थोड़ा सा। रमेश पोखरियाल निशंक पौड़ी के रहने वाले हैं, बावजूद देहरादून और हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। यहीं से सियासत की बात उत्तराखंड की करते हैं, पहाड़ की करते हैं। ये वो नेता हैं जो पहाड़ का जिक्र करते करते थकते नहीं, गाड़ गधेरों की बात करते करते थकते नहीं। कैसे अपने और अपने परिवार को मैदान में सट कर गए, किसी ने देखा नहीं, और जब देखा, जब समझा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये लोग पहाड़ी मूल के नेता अपने जमीन बना चुके थे। बस हाँ, घर जमीन अलग, लेकिन वो वोट वाली जमीन अलग तैयार कर चुके थे। हरीश रावत का जिक्र किया दोस्तों मैंने। अब कांग्रेस के युवा नेता, देखिए बड़ों से छोटे सीखते हैं, और वैसा देखिए कांग्रेस की युवा नेता, महिला नेता अनुपमा रावत, उनकी बेटी हैं, हरीश रावत की बेटी, वो भी मैदान से सियासत कर रहे हैं पहाड़ी मूल की। अनुपमा रावत अल्मोड़ा से निकलकर हरिद्वार की ग्रामीण सीट से चुनावी मैदान में उतरी, और अब वहीं से सियासत उनकी आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, और फिर यहीं की बनकर रह गई। हालांकि हरीश रावत की तरह उन्हें ठेठ पहाड़ी कहना ठीक नहीं, लेकिन हरीश रावत की वजह से वो मैदान की ही हो गई। उधर बीजेपी के एक और नेता हैं जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, अभी मंत्रिमंडल विस्तार को देख रहे थे टकटकी लगाए। मंत्री बनने का प्रबल चाह रखने वाले नेता, मंत्रिमंडल विस्तार तो नहीं हुआ, लेकिन हां, उनको प्रवक्ता का जिम्मा पार्टी ने जरूर थमा दिया। दोस्तों, बीजेपी के खजानदास टिहरी जिले के मूल रहने वाले हैं। बावजूद देहरादून की राजपूत सीट पर चुनाव लड़ते रहे और जीतते भी रहे। एक बताऊंगा कि जीतने का सिलसिला क्या है, कहीं का कोई आदमी कहीं कैसे जीत जाता है। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक पलायन केवल सीटों तक सीमित नहीं है। अधिकांश नेता अपने घर और राजनीतिक आधार भी मैदानी जिलों में स्थापित कर चुके हैं। इसके पीछे कई कारण बताए गए। पहला, मैदानी जिलों में पर्वतीय मूल के मतदाताओं की संख्या में इजाफा, अच्छी खासी पैठ नेता कहते हैं, जिससे चुनावी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा, परिसीमन के बाद पहाड़ी जिलों की सीटें कम और मैदानी जिलों की सीटें बढ़ गई। आगे परिसीमन फिर होने वाला है, जिससे मैदानी सीटों पर चुनाव लड़ना ज्यादा फायदेमंद नेताओं को लगा, सुरक्षित माना गया। इसलिए कहीं पहाड़ से लोग खिसके तो नेताओं ने भी पीछे मुड़कर देखा कि लोग कम हैं, दिक्कत हो जाएगी, नीचे चलिए। इसके अलावा दोस्तों, एंटी इनकम्बेंसी का डर भी नेताओं को मैदानी जिलों की ओर खींचता गया। कई बार नेता अपनी मूल सीट पर जीतने के बाद भी चुनौतियों से बचते और बहुत ज्यादा सुरक्षित चुनावी अवसर पाने के लिए मैदानी सीटों का रुख करते रहे। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि केवल कांग्रेस या बीजेपी के ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय दल भी मैदानी जिलों में मुख्यालय रखते हैं। अब जब उत्तराखंड के क्षेत्रीय दल की बात आती है दोस्तों, तो एक ही दल दिखता है, उत्तराखंड क्रांति दल, जो आजकल थोड़ा सक्रिय होता दिख रहा। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात, हैरानी की बात यह होती है कि यह दल ठेठ पहाड़ी अपने आप को बताता है, पहाड़ की बात करता है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल का मुख्यालय भी देहरादून में है। अब यह संकेत कि राजनीतिक शक्ति और संसाधनों के केंद्र इस 25 साल के सफर में आप देखिए, शक्ति और संसाधनों के केंद्र मैदानी जिलों में ही ज्यादा मजबूत हो गए। अंत में देखा जाए तो उत्तराखंड में राजनीतिक पलायन को लेकर नेताओं के व्यक्तिगत हित और राजनीतिक समीकरण आड़े आते हैं।
बल्कि ये प्रदेश की भौगोलिक, सामाजिक और चुनावी परिस्थितियों का भी हिस्सा है दोस्तों। बीते 25 साल में कई बड़े नेताओं ने पहाड़ से मुंह मोड़कर मैदानी जिलों में अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित समझा और सुरक्षित किया भी। इस प्रवृत्ति के चलते मैदानी जिलों में पहाड़ी मूल के लोगों की संख्या बढ़ी, जिससे चुनावी प्रभाव और राजनीतिक सक्रियता दोनों केंद्र में आ गए। और यही कारण है कि कई नेता अपने मूल क्षेत्र से दूर जाकर मैदानी राजनीति में सक्रिय हैं, जबकि भाषणों में पलायन की बात करते थकते नहीं कि भाई बहुत बड़ी समस्या है, इसे हम रिवर्स पलायन करेंगे, ऐसा करेंगे। दोस्तों, राजनीतिक पलायन उत्तराखंड में केवल एक जनता की समस्या नहीं है, बल्कि नेताओं की अपनी रणनीति का भी परिणाम है। इस मामले में चिंता जताने वाले नेता खुद अपने फैसलों से इस प्रवृत्ति को और बढ़ावा दे रहे हैं। और ऐसे में सवाल ये कि क्या उत्तराखंड की पहाड़ी राजनीति में बदलाव संभव है, या मैदानी जिलों का प्रभाव लगातार बढ़ता रहेगा? उत्तराखंड की राजनीति में पलायन का यह इतिहास वर्तमान तस्वीर साफ करती है दोस्तों कि वास्तविक शक्ति और राजनीतिक अवसर मैदानी जिलों में केंद्रित हो चुके हैं, और भविष्य में भी यह प्रवृत्ति बनी रहने की संभावना है अगर यही चलता रहा। वैसे तो पलायन को जरूरत से जोड़कर देखा जाता है। हम जैसे, आप जैसे लोग तो जरूरत से जोड़ते हैं, भाई शिक्षा नहीं है तो पढ़ाने के लिए चले गए, रोजगार नहीं है तो काम के लिए चले गए। लेकिन कई मायनों में संपन्नता भी पलायन की वजह है। खैर, इस पर तो राज्य स्थापना से लेकर उसके बाद से लेकर हर कोई चिंता जता रहा है, लेकिन फिलहाल चर्चा उन नेताओं के पलायन को लेकर हो रही है जिनके भाषणों में तो पलायन का दर्द है, तकलीफ है, लेकिन वो खुद पलायन से अपने आप को अलग नहीं कर पाए। ये 25 साल का एक छोटा सा हिस्सा जो आप समझ सकते हैं। रजत जयंती के इस मौके पर 9 तारीख करीब आ रही है, उससे पहले इसे भी समझिए कि कैसे नेताओं ने ही पहाड़ से मुंह मोड़ लिया। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।